हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री। और मैं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर अपना। और ये चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, हमारा 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज हम इसको कवर करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स क्या समझते हैं आप, इससे क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स? देखो, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जो बायोलॉजी में प्रेजेंट होने वाले मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है ना, इसीलिए जो बायो वाले स्टूडेंट इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि हमारे मैथ्स वाले स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको समझाने की। तो बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिविंग सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, दीज आर बायोमोलिक्यूल्स जो हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। इसके अलावा हम विटामिन्स पढ़ेंगे, हार्मोन्स पढ़ेंगे और एंजाइम्स भी पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे कि जो स्टार्च है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, आपका सुक्रोज है, फ्रक्टोज है। हम अपने डेली लाइफ में सब चीज़ें यूज़ करते हैं, अपने खाने में यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अगर मैं इसकी केमिकल वे में, अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाएंगे? कार्बन के हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो ये इसकी पहले टाइम में हम इस डेफिनेशन को मानते थे कि जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CxH2O का होल Y। तो बहुत टाइम तक ये आपकी डेफिनेशन चली, लेकिन उसके बाद कुछ और जो कंपाउंड्स थे जब हमने उनको देखा, जैसे कि मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। ये तो एसिटिक एसिड है, ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला इसको फॉलो करता है। देखिए कैसे, C2H2O का होल 2, ठीक है, C2H2O का होल 2 में इसको लिख सकती हूं। तो भाई सारे कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हुए ना, सारे कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हुए। ये जो हमारी डेफिनेशन थी वो हर जगह अप्लाई नहीं हो रही। ऐसे ही एक कार्बोहाइड्रेट है रेमनोज, ये बेटे एनसीईआरटी में ये नाम दिए हुए हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए रेमनोज। आपसे रेमनोज का फॉर्मूला पूछ सकता है, फॉर्मूला गिवन है आपको एनसीईआरटी में। तो जो रेमनोज होता है C6H12O5, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, तो ये भी इसको फॉलो नहीं कर रहा। खुद कार्बोहाइड्रेट इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे, तो इस डेफिनेशन को हमने कहा कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है यूनिवर्सली, तो ये डेफिनेशन हम नहीं चलाएंगे। तो फिर क्या डेफिनेशन आई कार्बोहाइड्रेट की? क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ये हमारी न्यू और बिल्कुल एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है। पॉली ऑप्टिकली एक्टिव से स्टार्ट करता है, डेफिनेशन लिख रही हूं मैं आपके लिए। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कार्बोहाइड्रेट। और इसी के साथ, इसी के ही साथ, एंड सच कंपाउंड्स, और वो कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो हाइड्रोलाइसिस पे प्रोड्यूस करें and compounds on hydrolysis produces such compounds, such units are called carbohydrates। क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई जो पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और वो भी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं जो सब्सटेंस हाइड्रोलाइसिस पे ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। तो अब इनको हम डिटेल में थोड़ा अच्छे से और समझते हैं। आप क्या करेंगे, हम हाइड्रोलाइसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करके देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आपके मोनोसेकेराइड्स,
एक होता है आपके ओलिगोसैकेराइड्स और एक होता है आपके पॉलीसैकेराइड्स। आप देख रहे हो कि मैं बात तो कार्बोहाइड्रेट की कर रही हूं, बात तो मैं कार्बोहाइड्रेट की कर रही हूं और बार बार सैकेराइड सैकेराइड बोल रही हूं। तो बेटा जो कार्बोहाइड्रेट है उनको सैकेराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि सैकेराइड जो वर्ड है वो सैक्रम से लिया गया और सैक्रम का मतलब शुगर होता है। ठीक है, सैक्रम का मतलब क्या होता है? शुगर होता है। और जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, फ्रक्टोज है, मीठे फ्रूट्स में मिलती है, तो ये सब क्या है? शुगरी है ना, शुगर है, मीठे होते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहते हैं। सैकेराइड्स मतलब सैक्रम, सैक्रम मतलब शुगर, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो बेटा वो कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, which do not hydrolyze फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते। ये मोनोमेरिक यूनिट होती है। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोमर्स होते हैं। जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मोनोमर भी हो सकते हैं और पॉलीमर भी हो सकते हैं। मोनोमर और पॉलीमर समझते हो? मोनोमर मतलब सिंगल कंपाउंड है ना, सिंगल कंपाउंड है। पॉलीमर बहुत सारे मोनोमर यूनिट जुड़ गई, 2 भी जुड़ सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और n नंबर ऑफ यूनिट जुड़ गई तो पॉलीमर बन गया। ठीक है, तो मोनोमेरिक फॉर्म में भी होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट और पॉलीमेरिक फॉर्म में भी होते हैं। तो जो मोनोसैकेराइड्स है दीज आर मोनोमर्स, क्योंकि हम इनको फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, इनको ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। तो जब एक यूनिट प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड कहते हैं। कौन कौन से मोनोसैकेराइड आपने पढ़े हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज का तो नाम सुना है आपने। फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर, नाम सुना हुआ है। एक होती है राइबोज, ये पढ़ोगे आप न्यूक्लिक एसिड में। गैलेक्टोज, ये बेटा क्या है? ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी क्या है? मोनोसैकेराइड्स हैं। तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, अगर ओलिगोसैकेराइड्स का हम हाइड्रोलाइसिस कर दे, दे प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट, 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 2 से 10 तक हाइड्रोलाइसिस होने पर किसी कोई सब्सटेंस है उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, 2 मिल रहे हैं या तो आपको मोनोसैकेराइड यूनिट, 3 मिल रही है, 4 मिल रही है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उनको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? इनको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। अब अगर 2 यूनिट जुड़ी हुई है तो डाइसैकेराइड, 3 यूनिट जुड़ी हुई है तो ट्राइसैकेराइड, है ना। ये तो आप समझते हैं, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड और हेक्सासैकेराइड, ये सारी चीजें हो गई। तो आपको पढ़ना यहाँ पर क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स में आपके सिलेबस में क्या है? डाइसैकेराइड्स आपके सिलेबस में है। एग्जांपल देखते हैं ओलिगोसैकेराइड्स का। सुक्रोज, ये एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज डाइसैकेराइड है। माल्टोज पढ़ोगे आप, इट इज ऑल्सो अ डाइसैकेराइड, और किस कैटेगरी में आ रहा है? ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आ रहा है। पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। पॉली माने बहुत सारे, तो ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस many number of मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, है ना, n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। ये पॉलीमर हैं, बड़े कंपाउंड हैं, बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हुए हैं, बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा? स्टार्च आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा, सेल्यूलोज आ जाएगा। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? लेकिन पॉलीसैकेराइड्स हैं, बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। तो ये हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा, किसका? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हम जो कार्बोहाइड्रेट है उन्हें एक और तरीके से क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। तो हम इनको क्लासिफाई करेंगे, एक सेकेंड बेटा, एक चीज और यहां पर बताऊंगी मैं। जो मोनो और डाइसैकेराइड्स होते हैं, मोनो एंड डाइसैकेराइड्स, ये बेटा स्वीट होते हैं, जनरली स्वीट होते हैं ये टेस्ट में। और जो आपके, इनको हम शुगर्स कहते हैं, इनको हम शुगर कहते हैं। और जो आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये भी एक आप कह सकते हो कि क्लासिफाई करने का एक मेथड हो गया। जो मीठे हैं,
मोनो और डाइसैकेराइड्स हैं. पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर, दे आर नॉट स्वीट. दीज आर नॉट स्वीट. इनको हम क्या कहते हैं? नॉन शुगर भी कहते हैं. पॉलीसैकेराइड्स को हम क्या कहते हैं? नॉन शुगर कहते हैं. ठीक है. अब एक और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के केस में. चलिए ये मैं हटा देती हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये तो बस आपने पढ़ लिया, आपको पता भी है ना. आपको पता है भाई ग्लूकोज फ्रक्टोज ये मीठे होते हैं, है ना. स्टार्च आपको पता है मीठा नहीं होता. स्टार्च कहाँ होता है? पोटैटो में होता है ना. पोटैटो ऐसे मीठा नहीं होता ना. ठीक है. उसके अंदर जब वो डाइजेस्ट होता है तब वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है. तो जब आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं. रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, और एक हो रही है हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर. नॉन रिड्यूसिंग शुगर. एक शुगर जो रिड्यूस करेगी और एक शुगर वो है जो रिड्यूस नहीं करेगी. रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. मार्कर्स सारे खत्म हो गए क्या? नहीं, बहुत पतला चल रहा है. रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इट्स गुड. ठीक है. तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो रिड्यूस कर देती हैं. विच, नोट करेंगे बेटा, विच रिड्यूसेस टॉलेंस एंड फैलिंग सॉल्यूशन. बेनेडिक्ट भी आ जाएगा यहाँ पे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी आ जाएगा. टॉलेंस फैलिंग में यहाँ पे बेनेडिक्ट भी लिख देती हूँ, है ना. जो यूरिन में, यूरिन का जो टेस्ट किया जाता है शुगर के लिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वहां पर यूज किया जाता है. तो ये रिड्यूस कर देते हैं टॉलेंस, फैलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को, यानी कि ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं. अगर आप टॉलेंस टेस्ट कराते हो यहाँ पे इन रिड्यूसिंग शुगर के साथ, तो क्या होता है? टॉलेंस टेस्ट में आपको यहाँ पर सिल्वर मिरर मिलेगा. Ag2O कन्वर्ट हो जाएगा Ag में, उसको रिड्यूस कर देगी. ठीक है. और अगर आप फैलिंग के साथ कराते हो तो आपको रेड कलर का, ब्रिक रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा. ऐसे ही बेनेडिक्ट में भी आपको रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा. तो ये काम करता है कौन? रिड्यूसिंग शुगर. नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? विच डू नॉट रिड्यूस, विच डू नॉट रिड्यूस these टॉलेंस, फैलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. राइट. तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर. ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर. स्टार कर लो बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर. लेकिन पॉलीसैकेराइड्स या जो डाइसैकेराइड्स होती हैं, वो सब की सब क्या होती हैं? वो रिड्यूसिंग नहीं होती. उनमें से कुछ रिड्यूसिंग होगी, कुछ नॉन रिड्यूसिंग होगी. जैसे कि जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. इट इज अ डाइसैकेराइड बट इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. अब ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को हम पहचानेंगे कैसे? देखो, जो डाइसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स की तो बात खत्म होगी. मोनोसैकेराइड्स में तो सारी के सारी रिड्यूसिंग ही है. जो डाइसैकेराइड्स है, अब हमने कहा डाइसैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी, OH के अलावा एल्डिहाइड और कीटोन है. और आपको पता है कि जो टॉलेंस टेस्ट है, फैलिंग टेस्ट है, ये कौन से ग्रुप देते हैं? आपके एल्डिहाइड वाले ग्रुप देते हैं, है ना. एल्डिहाइड वाले ग्रुप देते हैं. तो जो आपके एल्डिहाइड्स हैं वहां पर, अगर वो फ्री है, ठीक है, अगर वो किनारे पर प्रेजेंट है, अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे, अगर वो फ्री है तो वो इंटॉलेंस के साथ, फैलिंग के साथ, बेनेडिक्ट के साथ रिएक्शन करेंगे. लेकिन जब डाइसैकेराइड बनता है तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट ज्वाइन करती हैं. दो मोनोसैकेराइड यूनिट क्या करती हैं? आपस में जुड़ती हैं. तो जब वो आपस में जुड़ती हैं तो जुड़ते समय अगर CHO, जो CHO है या CO है, जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, अगर वो बॉन्डिंग की तरफ चला जाता है, मतलब फ्री नहीं होता, तो अगर वो फ्री नहीं है तो वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह कैसे बिहेव करेगा? वो रिडक्शन कैसे करेगा? क्लियर हो गया. तो जिन पॉलीसैकेराइड्स के अंदर CHO और CO ग्रुप क्या होता है, मोनोसैकेराइड का CHO या CO ग्रुप क्या होता है बेटा? बॉन्डेड होता है, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. तो आप यहां लिख सकते हैं, इफ डाइसैकेराइड्स हैव
CHO एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है मोनोसैकेराइड्स के, ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर बॉन्डेड, तो वो कैसी होंगी हमारी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी, नॉन रिड्यूसिंग, जैसे कि सुक्रोज में स्ट्रक्चर हम बाद में बात करेंगे, देखेंगे, वहां समझ में आ जाएगा आपको। और अगर फ्री है, इफ ग्रुप्स आर फ्री, तो वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेंगी। वो डाइसैकेराइड्स कैसे बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेंगी, माल्टोज में आप देखोगे, राइट। ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में, उसके बाद हम डाइसैकेराइड्स करेंगे। तो चलिए, जो मोनोसैकेराइड्स होती है, मोनोसैकेराइड्स यानी कि मोनोमर्स हैं, ये सिंगल यूनिट होती है ना, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होती। और हमने ये बात करी थी डेफिनेशन में, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, यानी कि जो ये मोनोसैकेराइड यूनिट है इनके अंदर या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो अगर एल्डिहाइड है तो हम इनको एल्डोज कहेंगे, और अगर कीटोन है तो हम इनको कीटोज कहेंगे। हम इनको क्या कहेंगे, कीटोज। इसी बेस पर हम इनके नाम रख देते हैं। अगर कार्बन नंबर 3 कार्बन प्रेजेंट है ना किसी मोनोसैकेराइड के अंदर, और एल्डिहाइड वहां पर फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका नाम होगा एल्डोट्रायोज, एल्डोट्रायोज। 3 कार्बन प्रेजेंट है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो नाम होगा कीटोट्रायोज। इसी तरह एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज। क्लियर हो गया। इस तरह से हम इनके नाम रखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड हमारा ग्लूकोज है। इस्तेमाल करते हो, पढ़ते हो, बायो 10 तक भी पढ़ी है, बहुत बार नाम सुना है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो भी खाना बन रहा है और उसकी जो भी हम खाना इनटेक कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, उसकी जो वो फाइनली जब टूटता है, जो वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, एज अ ग्लूकोज होता है। ठीक है। और ये जो ग्लूकोज है ये मोनोमेरिक यूनिट है, सिंपल यूनिट है, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होती। और इसी के ही ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलती है उससे हम क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी डेली लाइफ हमारी चलती है, हमारा लाइफ सिस्टम चलता है। तो हम बात करेंगे अब ग्लूकोज की। तो हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में आपको ये समझ में आ रहा है, इट इज अ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड है। पहली बात, मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। तो बेटा ये क्या कहलाएगी, ये एल्डोहेक्सोज शुगर है। ये क्या है, एल्डोहेक्सोज शुगर है। एक्सपेरिमेंटली जब इसका ऑप्टिकल रोटेशन चेक किया गया तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, यानी कि पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर देती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोज कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है और ग्लूकोज को हम बना कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज हम बात करने वाले हैं कि ग्लूकोज को हम कैसे बनाते हैं। अभी 2 मिनट पहले जब मैं आपको पढ़ा रही थी क्लासिफिकेशन, तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑलिगोसैकेराइड्स हैं, जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, उनका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो आपको मोनोसैकेराइड्स मिल जाएंगे, है ना। तो वही करना है आपको, वही करना है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेडिंग डाल रही हूं, डाल लेंगे आप अपनी नोटबुक में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और ग्लूकोज को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो भाई ग्लूकोज को हम किसी भी पॉलीसैकेराइड से बना सकते हैं, तो केन शुगर से बनाएंगे, सुक्रोज से बनाएंगे। सुक्रोज यानी कि केन शुगर। कौन सी शुगर, केन शुगर। गन्ना, शुगर केन, पता है ना, उससे मिलता है हमें सुक्रोज। और उस सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें एसिडिक एनवायरनमेंट में, S22O11 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो आपको बेटा ग्लूकोज मिल जाएगा, साथ ही फ्रक्टोज मिल जाएगा। मैम फॉर्मूला तो सेम ही लिख दिया, बिल्कुल फॉर्मूला सेम होता है बेटा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर
डिफरेंट होती है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की, तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सुक्रोज से, जो कि एक डाइसैकेराइड्स है, उसके हाइड्रोलाइसिस से आपको मोनोसैकेराइड मिल जाएगा। स्टार्च से भी मिल जाएगा, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। कहाँ प्रेजेंट होता है स्टार्च? स्टार्च प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो बेटा सेल स्टार्च की बनी होती है, तो स्टार्च प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, क्योंकि एक पॉलीसैकेराइड्स है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल एन, बहुत सारी यूनिट जुड़ी होती हैं। ये एक पॉलीसैकेराइड है, ये एक पॉलीमर है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो n नंबर ऑफ C6H12O6 यानी कि आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिल जाएंगे आपको। आप माल्टोज से भी बना सकते हो, माल्टोज का भी जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलेंगे। माल्टोज का फॉर्मूला, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है और माल्टोज का भी जो फॉर्मूला होता है जनरल, ये यही होता है C12H22O11। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक एनवायरनमेंट में तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ग्लूकोज के मिलते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज के 2 यूनिट मिलते हैं माल्टोज से। लेकिन सुक्रोज से एक ग्लूकोज का यूनिट मिलता है और एक फ्रक्टोज का यूनिट मिलता है। सुक्रोज केन में प्रेजेंट होती है, माल्टोज माल्ट में, बार्ले में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन ये भी डाइसैकेराइड है, ये भी डाइसैकेराइड है, जबकि जो स्टार्च है वो क्या है, वो एक पॉलीसैकेराइड है, उससे बहुत सारे आपको ग्लूकोज के यूनिट्स मिलेंगे। चलिए, ये हमने प्रिपरेशन की बात करी, अब हम बात करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसकी स्ट्रक्चर को, कैसे अरेंज होते हैं यहाँ पर OH ग्रुप और CHO ग्रुप। उसके लिए हमने क्या किया, कुछ रिएक्शंस करके देखी है ना, और उससे हमने पता लगाई स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक सही तरीके से, एक उसका स्टीरियोकेमिकल, उसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो हमें पता चला कि किस साइड क्या जुड़ा होता है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ग्लूकोज का पता चल गया है और वो है C6H12O6। तो सबसे पहले जो सबसे पहली रिएक्शन हमने की, वो सबसे पहले हमने क्या रिएक्शन करी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानने के बाद हमने इस ग्लूकोज को रेड फॉस्फोरस और HI के साथ रिड्यूस किया। हमने क्या किया, इस ग्लूकोज को रेड फॉस्फोरस और HI के साथ रिड्यूस किया। मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, अभी मैं आपको सारी कुछ सिखाऊंगी कैसे इसकी स्ट्रक्चर को याद करना है, तो आपको पैनिक नहीं होना। C6H12O6 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, राइट ये बात समझ में आ गई। रेड फॉस्फोरस और HI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जितनी भी ऑक्सीजन उनको निकाल के बाहर कर देगा, भगा देगा, उनकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, एन हेक्सेन मिल जाता है, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन मिल जाता है, एन हेक्सेन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो ये एन हेक्सेन मिला है ये हमें क्या बता रहा है कि जो कार्बन नंबर है, ऑल कार्बन आर इन स्ट्रेट चेन, जो बैकबोन है ग्लूकोज की। रिजल्ट क्या आया बेटा, स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन आप कर रहे हो, रिजल्ट क्या आया कि बैकबोन, जो बैकबोन है ग्लूकोज की ऑफ ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट कार्बन चेन, है ना। कार्बन चेन मिल गई आपको एकदम सीधी, यार मैंने बनाई ऐसे क्योंकि कार्बन आपको दिखाना है। स्ट्रेट चेन मिल गई आपको कार्बन की, है ना, 6 कार्बन की चेन मिल गई आपको, एन हेक्सेन मिल गया, तो ये प्रूव हो गया। सेकंड, हमने फिर उसके बाद क्या किया, हमने इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोक्सिल और HCN के साथ, किसकी, ग्लूकोज की। देखिए क्या रिएक्शन होती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रिएक्शन जब आपने हाइड्रोक्सिल के साथ कराई NH2OH के साथ। आप याद करो जब आपने एल्डिहाइड पढ़ा था, एल्डिहाइड में आपने क्या कहा था कि भाई जो NH2OH है ये क्या करेगा, इसकी जो हाइड्रोजन है वो एल्डिहाइड या कीटोन की जो कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन है उसको लेकर वाटर की फॉर्म में निकल जाती है।
तो देखते हैं यहाँ पर क्या रिएक्शन होती है। CHO को मैं ऐसे लिख देती हूँ, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिलमीन की, ये इस ऑक्सीजन को ले जाएगी। बिल्कुल वही रिएक्शन, वही एल्डिहाइड की रिएक्शन जो एल्डिहाइड और कीटोन में मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपको नहीं याद है, वीडियो में जाकर देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, ये उसकी वीडियो का टाइटल है, उसका जो लिंक है मैं बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो NH, यहां से वाटर निकल गया और बचा हुआ ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ NOH जुड़ गया, नीचे का सारा सेम रहेगा। इसको हम कहते हैं ऑक्सिम, ऑक्सिम ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सिम फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सिम फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही एक और रिएक्शन हमने कराई, HCN के साथ रिएक्शन कराई। आपको पता है कि एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं वो HCN के साथ रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड पर एडिशन होगी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपको पता है किसको कहाँ जोड़ना है, अब तो आप इतने स्मार्ट हो चुके हो, तो यहाँ जोड़ दो। पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, ये नेगेटिव वाला CN कहाँ है, कार्बन के साथ जुड़ेगा, जोड़ दीजिए, बाकी बचा हुआ SH आ जाएगा। क्योंकि एडिशन है तो एडिशन तो डबल बॉन्ड पर ही होगा ना, बाकी ग्रुप तो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो क्या बन गया, ये साइनोहाइड्रिन बन गया, साइनोहाइड्रिन बन गया। तो हमने देखा कि जैसे एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं, ग्लूकोज भी वैसे ही हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ और किसके साथ, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ और सॉरी HCN के साथ, है ना, दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये कंफर्म हो गया, रिजल्ट क्या आया कि ग्लूकोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज कंफर्म्ड। ये तो पता चल गया कि वहां कार्बोनाइल ग्रुप है। अब ये एल्डिहाइड है या कीटोन है ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ और HCN के साथ जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड भी देता है बेटा, वो कीटोन भी देता है, दोनों देते हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन है, अभी तो हमें ये पता चला है कि यस देयर इज एल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। वो एल्डिहाइड का भी हो सकता है, कीटोन का भी हो सकता है। चलिए फिर हमने क्या किया, चेक करने के लिए कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, एक और रिएक्शन कराई। हमने लिया ग्लूकोज और ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। ब्रोमीन वाटर जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये क्या करता है कि जो टर्मिनल पर प्रेजेंट एल्डिहाइड होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। अब आपको ये भी पता है कि जो एल्डिहाइड है वो किनारे पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो कीटोन होता है वो कभी भी किनारे पर या टर्मिनल पर प्रेजेंट नहीं होता, वो कभी भी चेन के किनारे पर प्रेजेंट नहीं होता, कीटोन बीच में प्रेजेंट होता है, तो एल्डिहाइड किनारे पर प्रेजेंट होता है। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और आपको एसिड मिल रहा है, एसिड हमेशा टर्मिनल होता है, तो इसका मतलब जिस ग्रुप का ऑक्सीडेशन होकर आपको एसिड मिला है वो ग्रुप किनारे पर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। वो क्या है, एल्डिहाइड है, और आपको क्या मिल रहा है, ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है, ग्लूकोनिक एसिड। तो क्या हो गया, कंफर्मेशन हो गई, किसकी कंफर्मेशन हो गई, कंफर्मेशन हो गई प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। यहां पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है एक्चुअली वो क्या है, वो एल्डिहाइड है। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि हम कह रहे हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। हमने एल्डिहाइड तो पता लगा लिया कि भाई ये एल्डिहाइड है, लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, इसका भी हमें कंफर्मेशन चाहिए। कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर OH ग्रुप है और कितने OH ग्रुप हैं, ये कैसे पता चला? तो हम इसका क्या कर देते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं। देखिए हमने अल्कोहल लिया और इस अल्कोहल के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं 4 सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पर 4 सेकेंडरी जो OH है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए हैं और एक OH प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम इसका एसिटाइलेशन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हो आप, तो जो एसिटाइलेशन है बेटा वो एल्डिहाइड पर तो नहीं होता है, वो अल्कोहलिक ग्रुप पर होता है। एसिटाइलेशन कहाँ होगा, अल्कोहलिक ग्रुप पर एसिटाइलेशन होगा। तो जब यहां पर एसिटाइलेशन होगा तो क्या बन जाएगा, ये H हटेगा यहां से, एस्टर बनेगा CHO COCH3।
का होल ट्वाइस, इसी तरह यहाँ पर CH2O CO CH3 ये मिलेगा आपको, ठीक है। ये मिल जाएगा यहाँ पर OCO CH3 एस्टर बन गया, यहाँ पर ये एसिटाइल क्या हुआ, पेंटा एसिटेट बन गया। क्या बन गया, ये पेंटा एसिटेट बन गया, जिसके साथ हमें ये कंफर्म हो गया पेंटा एसिटेट बना, यानी कि 5 जगह एसिटाइलेशन हुआ है। तो कंफर्म क्या हो गया, रिजल्ट क्या आ गया, कंफर्मेशन हो गई। कंफर्मेशन हो गई किसकी, 5OH ग्रुप की कंफर्मेशन हो गई भाई, 5OH ग्रुप की कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये कंफर्म हो गया। अभी हम यहां नहीं रुके, हमने अभी और भी रिएक्शंस करी हैं, आई होप आपने नोट कर ली होगी ना साथ साथ। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन हमने क्या करी, हमने ग्लूकोज लिया, और इस ग्लूकोज का हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। हमने इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन तो मैम पहले भी किया था बेटा, पहले ना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किया था, माइल्ड के साथ, तो उसने एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट किया था। हमने अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है हमने। तो ये क्या करेगा, किनारे वाले एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर ही रहा है, किनारे वाले एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे भी मैंने 2 लिख दिया था, 4 है बेटा, ये 4 कार्बन है, ब्लंडर मचा दिया यार, सारी जगह गलती करी हुई है। 4 कार्बन है ना, 6 कार्बन होते हैं ना, ये 4 कार्बन है, 4 और 1 5 और 1 ये 6 कार्बन, ठीक है। तो ये वाला जो अल्कोहल है, किनारे वाला ये एक अल्कोहल, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा सैकरिक एसिड। क्या मिल जाएगा, सैकरिक एसिड। इसको ग्लूकोनिक एसिड तो मैं पहले मिला था ना, इसको ग्लूकैरिक एसिड भी कहते हैं, सैकरिक एसिड भी कहते हैं, ग्लूकैरिक एसिड भी कहते हैं, राइट। ये बात समझ में आ गई। वहीं पे अगर जो आपका ये वाला एसिड था, ये रिएक्शन भी आप नोट कर लेंगे साथ में, ये वाला एसिड बना था आपका ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड का भी अगर आप ऑक्सीडेशन कर दोगे तो सैकरिक एसिड ही मिलेगा, उस पर भी अगर HNO3 की रिएक्शन करा दोगे तो आपको सैकरिक एसिड भी मिलेगा। तो ये रिएक्शन हमने क्यों कराई, इस रिएक्शन का क्या फायदा था, इस रिएक्शन का फायदा था कि 5 में से एक अल्कोहल प्राइमरी है, ये बताना चाह रहे थे हम। तो क्या कंफर्म हुआ, रिजल्ट क्या लिखेंगे, कंफर्मेशन किस चीज की हुई, कंफर्मेशन हो गई, कंफर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। एक अल्कोहल, 5 में से एक अल्कोहल क्या है, प्राइमरी है, बाकी 4 क्या है, सेकेंडरी है। भाई 5 अल्कोहल है, ये 5 हाइड्रोक्सी है, ये तो यहां से पता चल गया था ना, पेंटाएसिटेट बन गया था। 5 हाइड्रोक्सी है, ये तो पता चल गया था, लेकिन उस 5 में से एक क्या है, एक प्राइमरी है। अब हमको ये क्या समझ में आ गया, अगर मैं पूरे सारे रिजल्ट को हम समराइज करें और हम इसका स्पेशल अरेंजमेंट भी देखें अकॉर्डिंग टू फिशर। अब मैम ये फिशर क्या है बेटा, जब हम कंपाउंड्स का स्पेशल अरेंजमेंट देखते हैं तो हम कई मेथड से अरेंज करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, न्यूमैन पढ़ा है आपने क्लास 11th में, है ना, न्यूमैन पढ़ा है। सॉहॉर्स पढ़ा है आपने, जिसमें आपने सॉहॉर्स में क्या पढ़ा था, सॉहॉर्स में आपने पढ़ा था गॉचे, स्क्यू, स्टैगर्ड, सॉहॉर्स पढ़ा था। इसी तरह फिशर होता है, फिशर प्रोजेक्शन, जहां पर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में 2D में आप किसी भी कंपाउंड को अरेंज करते हो, उसका स्पेशल अरेंजमेंट देखते हो, उसके ग्रुप की पोजीशन को चेक करते हो। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे ग्लूकोज की, जो ये सारे रिजल्ट हैं, इनसे जो मेरा जो आउटकम आया उन सबको समराइज करेंगे, साथ में फिशर के अकॉर्डिंग हम इसका स्पेशल अरेंजमेंट बनाएंगे। देखिए क्या बनता है। फिशर कहता है कि कंपाउंड को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है। वर्टिकली हमने 6 कार्बन लिए, जो कि हमारी क्या थी, बैकबोन है, ये बैकबोन होगी, बैकबोन होगी। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6, सॉरी, राइट। ये 6 कार्बन हमने बना लिए। हमने कहा था कि यहाँ पर एक कार्बोनाइल ग्रुप है और जो कि एल्डिहाइड है, जो कि टर्मिनल है, तो यहाँ होगा CHO।
बाकी हमने कहा था 5 एल्कोहल है और उनमें से एक प्राइमरी है, तो प्राइमरी वाले को नीचे रख दूं, बाकी सारे सेकेंडरी हैं, बाकी सारे सेकेंडरी हैं, 1 2 3 4 4 सेकेंडरी हैं, ठीक है। 5 एल्कोहल थे, उनमें से एक प्राइमरी है और 4 सेकेंडरी है। इसका जब हम इस अरेंजमेंट देखते हैं कि प्रॉपर OH और H किस साइड प्रेजेंट होंगे, तो देखिए OH यहाँ प्रेजेंट होता है, H इधर, फिर इधर H, फिर इधर OH, फिर इधर OH, फिर इधर H, फिर इधर OH, फिर इधर H। क्या मैम इसकी हमको अरेंजमेंट ऐसे ही याद करनी है? बिल्कुल ऐसे ही याद करनी है। अगर आपने इनकी पोजीशन चेंज कर दी ना H और OH की, तो कुछ और ही बन जाएगा, वो ग्लूकोज नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है? ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट कार्बन CHO है, सेकंड कार्बन पर राइट साइड OH लगेगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखो राइट, हर चीज राइट होती है, राइट ही काम करने चाहिए, तो आप जब बना रहे हो तो OH को राइट साइड लिखें सेकंड कार्बन पर, थर्ड कार्बन पर उसका रिवर्स हो जाएगा, फोर्थ कार्बन पर फिर रिवर्स हो जाएगा, और जो फिफ्थ कार्बन है उस पर OH हमेशा राइट साइड लिखेंगे। उसका रीजन अभी बता रही हूं, ठीक है। इसको अगर मैं अभी एक बार, इसकी पोजीशन फिक्स है, बाकी आपने राइट से स्टार्ट किया, देन चेंज कर दिया, देन चेंज कर दिया, याद हो जाएगी स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज है, ये हमने क्या बनाई? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई। हमने एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, तो उसके आगे मैंने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। और जो ग्लूकोज होता है वो एज अ डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, कैपिटल डी, नॉट स्मॉल डी। ये चीज यहां तक क्लियर हो गई? यहां तक समझ में आ गया? डी ग्लूकोज समझ में आ गया? ये डी कहां से आया मैडम? ये डी कहां से आया? ये कौन सी नोटेशन है? हमने तो ये पढ़ा है, ये पढ़ा है डी एंड एल। डी एंड एल जो नोटेशन है वो ऑप्टिकली एक्टिविटी को बताती है, ऑप्टिकली एक्टिविटी को, ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताती है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताती है किसी भी कंपाउंड के अंदर, और ये हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। डीएल कह सकते हैं, प्लस माइनस कह सकते हैं, स्मॉल डीएल। जो कैपिटल डी और कैपिटल एल होता है बेटा, ये से कहते हैं हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी कंपाउंड को जब हम फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, वहां दो कॉन्फ़िगरेशन यूज करे जाते हैं, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये अपने कंपाउंड के अंदर लाइट को घुमा घुमा के निकाला जाता है, यहाँ पर किसी के साथ कंपेयर किया जाता है, रिलेटिव रिलेशन में निकालते हैं। तो जो डीएल नोटेशन, जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है, वो कहाँ पर यूज की जाती है? वो यूज की जाती है, सबसे पहला पॉइंट लिखें, डीएल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ यूज की जाती है? कार्बोहाइड्रेट में यूज करेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट्स में यूज करते हैं, एंड अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन में यूज करते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स में और कार्बोहाइड्रेट्स में यूज की जाती है। क्या होता है डीएल नोटेशन? बेटा ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है? क्योंकि यहां पर हमने एक स्टैंडर्ड कंपाउंड लिया है, ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड की स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही हम कंपाउंड्स को डी और एल कहते हैं। देखिए मैं ग्लिसरल्डिहाइड बनाने जा रही हूं आपके सामने। ये ग्लिसरल्डिहाइड की एक स्ट्रक्चर बनाई मैंने, तो मैम क्या इसकी स्ट्रक्चर यही हो सकती है? नहीं बेटा, इसकी स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है। हम ग्लिसरल्डिहाइड को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड यहां पर मैं नोट कर रही हूं, इट इज अ रेफरेंस कंपाउंड, है ना, जिसके को ध्यान में रखकर हमने डीएल नोटेशन को समझा है, डीएल नोटेशन को दिया है कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के अंदर। तो क्या होता है, जब मैंने ये ग्लिसरल्डिहाइड लिखा तो यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड में जो ये OH है वो किस साइड है बेटा? OH क्या है? राइट साइड पर है, और यहाँ OH क्या है? लेफ्ट साइड पर है। When OH is on right side तो हम उसको कहते हैं D, और अगर है लेफ्ट साइड तो हम उसे कहते हैं L। ये बात समझ में आ गई? तो ये डी ग्लिसरल्डिहाइड है और ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? ये डी ग्लिसरल्डिहाइड है और ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है। तो जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, देखो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है ना, क्योंकि इस कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट है।
इस कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, डी और एल ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। वैसे भी ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। डी और एल एक दूसरे के क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं। अब हम ग्लूकोज के पार आते हैं वापस। ग्लूकोज में तो मैम यहां 2 3 4 5 5 जगह OH है। किस जगह को देखकर आप डी और एल नाम रखोगे? अगर आप इसे देखोगे तो डी नाम आएगा, इसे देखोगे तो एल आएगा, इसे देखोगे तो डी आएगा, इसे देखोगे तो डी आएगा। तो आपने यहाँ पर डी ग्लूकोज किस बेस पर नाम रखा है ना? तो इसका लिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद करेंगे। इस ग्लूकोज के अंदर अगर मुझे ऑप्टिकल सेंटर निकालने, अगर मुझे स्टीरियो सेंटर निकालने, तो कितने स्टीरियो सेंटर हैं, कितने कायरल सेंटर हैं? देखो ये एक कायरल कार्बन है, ये एक कायरल कार्बन है, ये एक कायरल कार्बन है, ये एक कायरल कार्बन है। देयर आर 4 स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर कितने बने यहाँ पर? 4। अगर मैं इसके स्टीरियो आइसोमर्स बनाऊं, स्टीरियो आइसोमर्स कैसे बनाते हैं? 2 की पावर जितने स्टीरियो सेंटर होते हैं 4, 16 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। ये भी आप याद कर ले, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा आपको, ठीक है? 16 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो देयर आर 4 स्टीरियो सेंटर, देयर आर 4 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर एक ही बात हुई ना, जिस पर जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक है, जिस पर चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसको हम स्टीरियो सेंटर कहते हैं, उसको हम कायरल सेंटर कहते हैं। वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे हम अब बात कर रहे थे कि डी किस बेस पर कहेंगे, तो जो फारदेस्ट स्टीरियो सेंटर होगा, नंबरिंग CHO से स्टार्ट होगी, यहां से नहीं होगी। अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मोर प्रेफरेंशियल ग्रुप होता है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। सबसे दूर वाला स्टीरियो सेंटर कौन सा है? 5th है। फारदेस्ट स्टीरियो सेंटर कौन सा है? हमारा 5th है। तो जो फारदेस्ट स्टीरियो सेंटर होता है उस पर OH की जो पोजीशन होती है वही डिटरमाइन करेगी कि कंपाउंड डी होगा या एल होगा, ठीक है? तो किस बेस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एट फारदेस्ट स्टीरियो सेंटर। और ग्लूकोज में जो ये OH है वो राइट साइड पर है, इसलिए ये डी ग्लूकोज है। मैंने आपको बहुत डिटेल में ये चीज पढ़ाई है, बहुत डिटेल में समझाई है। आई होप आपको क्लियर होगी कि जो कैपिटल डी लगाया जाता है ग्लूकोज के आगे वो क्यों लगाया जाता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, वो ऑप्टिकल एक्टिव वाला समझ लेते हैं, स्मॉल डी को कैपिटल डी मान लेते हैं। जी नहीं, स्मॉल डी अलग है, कैपिटल डी अलग है। तो क्या मैम ये एल ग्लूकोज भी हो सकता है? इसका आप मिरर इमेज बना लो। मैं आपको यहाँ पे ये CHO OH राइट पर, मैंने आपको क्या कहा? OH राइट पर लो। पहले हम राइट से स्टार्ट करेंगे, गलती उसके बाद में करेंगे। अब इधर H ले लो, इसका उल्टा कर दो, फिर इसका उल्टा कर दो। और क्योंकि ग्लूकोज डी फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है तो फारदेस्ट पर तो OH राइट पर ही रखना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। अब मैं अगर इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो क्या बनेगी? OH इस साइड आएगा, OH इस साइड आएगा, H आएगा, OH आएगा, CHO आएगा, इधर H OH H H। फारदेस्ट स्टीरियो सेंटर पर H किस साइड है? OH किस साइड है? लेफ्ट साइड। यहाँ पर किस साइड है? राइट साइड। ये डी ग्लूकोज, ये एल ग्लूकोज। एंड डी एंड एल ग्लूकोज आर, डी एंड एल ग्लूकोज आर एनेंशियोमर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे तो 2-2 स्टार बनते हैं भाई, 2-2 स्टार बनते हैं। डी एंड एल ग्लूकोज आर एनेंशियोमर्स बिकॉज दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, उनको हम एनेंशियोमर्स कहते हैं। और डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अगर इसका IUPAC नेम लिखना है आपको तो क्या होगा? 2 3 4 5 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। 2 3 4 5 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। दिस इज द IUPAC नेम। ग्लूकोज इज अ ट्राइवियल नेम, है ना? ग्लूकोज इज अ कॉमन नेम।
ये क्लियर हो गया। डी ग्लूकोज, डी ग्लिसरल्डिहाइड, एल ग्लूकोज, आइसोमर्स, वो सॉरी एनेंशियोमर्स, समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर कहानी यही खत्म नहीं होती, ग्लूकोज में अभी और भी कुछ है, अभी पिक्चर बाकी है। क्या पिक्चर बाकी है कि भाई ग्लूकोज हमेशा ऐसे फिशर प्रोजेक्शन में, ऐसे स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। ग्लूकोज जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो ये साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखिए कैसे, जो ग्लूकोज के अंदर OH है, ग्लूकोज के अंदर OH है, वो इस CHO के साथ रिएक्ट करके रिंग बना लेता है। वो इस CHO के साथ रिएक्ट करके रिंग बना लेता है। तो मैम कौन सा करेगा? बेटा आपको जब भी रिंग फॉर्मेशन की आप बात करते हो तो आपको पता है कि 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला OH है, जो ये वाला OH है, ये क्या करेगा? ये इस कार्बन पर रिएक्ट कर जाएगा। देखो आपने एसिटल फॉर्मेशन पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था आपने। यहां पर क्या होता था, यहां कोई R लगा देते हैं, यहां पर क्या होता था कि ये इधर चला जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या होगा फिर? ये CHR, ये तो सच रहेगा, इस O के साथ, इस O के साथ R जुड़ जाएगा और OH जुड़ जाएगा। ये कंडीशन बन जाती थी, यानी कि एक अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होता था, एक हाइड्रोक्सी जुड़ा होता था और एक ईथर जुड़ा होता था। ऐसा कार्बन जिस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप और ईथर ग्रुप दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, ऐसे कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या है? वो कार्बन जिस पर ईथर भी प्रेजेंट है और जिस पर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। और जब अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और जुड़ जाता है, एक रिंग बना देता है, इसको हम क्या कह रहे हैं? हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। जब दो अल्कोहल रिएक्ट कर जाते तो उसको एसिटल कहते हैं, लेकिन जब एक अल्कोहल रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ तो हम उसको हेमी एसिटल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक अल्कोहल, देखो अगर मैं CHO को ऐसे लिखूं, एक अल्कोहल यहां पर जाकर रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से ये H हटेगा और इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। और इसको मैं ऐसे करके लिख देती हूं, ये बन गया। तो जो ये स्ट्रक्चर बनी, अब यहां से प्लस चार्ज हट जाएगा क्योंकि यहां से ऑक्सीजन आ गई। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। इट इज कॉल्ड हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। हेमी एसिटल क्यों कह रहे हैं? केवल एक ही अल्कोहल जुड़ रहा है एल्डिहाइड के साथ, दो जुड़ते तो एसिटल कहते। तो ये जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर यहां पर बनी, ये जो स्ट्रक्चर है, जब ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो बेटा वो ऐसे रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये रिंग है, हाँ जी ये रिंग है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्ड एक रिंग बना रहा है। ये क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ा दी और रिंग स्ट्रक्चर भी हम पढ़ते हैं। देखिए तो रिंग स्ट्रक्चर की भी हम कंफर्मेशन देखेंगे कि कैसे हमें पता चला कि ये रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। हमने इसके कुछ टेस्ट किए, हमने देखा कि जो ग्लूकोज है इसकी अगर हम रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करा दें या फिर हम 2,4-DNP के साथ करा दें, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होती, यहां पर नहीं रिएक्शन होती। ठीक है, क्यों नहीं रिएक्शन होती? क्योंकि जो CHO ग्रुप है वो यहां पर फ्री नहीं होता, क्योंकि वो तो बेटा यहां इन्वॉल्व हो गया ना, यहाँ रिंग बनाने में इन्वॉल्व हो गया। CHO ग्रुप फ्री नहीं है, फ्री नहीं है तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता, 2,4-DNP के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, तो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये हेमी एसिटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हेमी एसिटल फॉर्म की मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई, इसमें भी एक दो चीजें आपको समझने की जरूरत है। देखिए यहां पर OH राइट साइड पर है, ये राइट साइड है। अब इस कार्बन के ऊपर ये जो OH है वो लेफ्ट साइड भी तो हो सकता है,
ये जो कार्बन है इसके ऊपर जो OH है, OH है वो लेफ्ट साइड भी तो हो सकता है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी देखिए, मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर यहां पर बनाकर, देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाई, जिसमें OH राइट साइड पर भी हो सकता है, OH लेफ्ट साइड पर भी हो सकता है। इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर अगर OH राइट साइड पर है तो हम इसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। डी तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं ना, OH तो बेटा राइट साइड पर था ना, ये तभी तो रिएक्ट करके इधर रिंग बना रही हूं मैं, तो डी इसलिए, अल्फा किस लिए, अल्फा अगर OH पहले कार्बन पर OH राइट साइड पर है। फारदेस्ट स्टीरियो सेंटर पर OH राइट साइड पर है तो कैपिटल डी आया। फर्स्ट एल्डिहाइडिक वाले कार्बन पर अगर OH राइट साइड पर है तो अल्फा आया, अल्फा डी ग्लूकोज, इसको क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। फारदेस्ट स्टीरियो सेंटर पर OH राइट साइड पर है तो डी आया, और एल्डिहाइडिक कार्बन पर जो OH है वो लेफ्ट साइड पर है इसलिए बीटा आया। ये क्लियर हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज जो हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ये एक दूसरे के एनोमर्स कहलाते हैं। दीज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमेरिक कार्बन पर अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है उनको हम एनोमर्स कहते हैं। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है बता तो दिया था आपको। एनोमेरिक कार्बन तो वो कार्बन होता है ना जिस पर ईथर और OH दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ एनोमेरिक कार्बन कौन है, ये एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन है, OH भी प्रेजेंट है, ईथर भी प्रेजेंट है, OH भी प्रेजेंट है, ईथर भी प्रेजेंट है। तो इस एनोमेरिक कार्बन पर व्हेन configuration is different on anomeric, at लिख देते हैं, at anomeric कार्बन, तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। हमने पढ़ा था डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज आर एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट था। वहीं पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार करेंगे इस पर भी। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है इसको एक सुंदर सा रूप देने वाले हैं हम, एक उसकी अच्छी सी स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम हॉवर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं। सेम यही हेमीएसिटल स्ट्रक्चर है, बस इसको ना थोड़ा स्टाइल में अरेंज कर दिया है ना, थोड़ा स्टाइल में, केमिस्ट्री के स्टाइल में अरेंज कर दिया। देखिए कैसे, हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक कंपाउंड है पायरेनोज, पायरन, एक कंपाउंड है पायरन, ये कंपाउंड है पायरन। जब मैं इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाऊंगी ना तो इसकी स्ट्रक्चर जो है ना वो पायरन जैसी होगी, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम होगा और बाकी 5 कार्बन एटम होंगे, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी लगेगी, पायरन जैसी लगेगी, तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पायरन जैसी। तो अब जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका नाम है हॉवर्थ स्ट्रक्चर। हॉवर्थ ने इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और क्योंकि ये पायरन जैसी है तो इसको हम ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आप कहोगे मैम अभी हेमीएसिटल कह रहे थे, क्योंकि हेमीएसिटल फॉर्मेशन हुआ था इसलिए हेमीएसिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अरेंज करेंगे इसको हम अच्छे से, थोड़ा देखने में ब्यूटीफुल लगे, तो जो ब्यूटीफुल वाली स्ट्रक्चर है उसको हम ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि ये पायरन जैसी दिखती है। और हॉवर्थ ने इसको एक्सप्लेन किया था तो उसको हम हॉवर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें से एक मेंबर हमारा ऑक्सीजन है, 5 कार्बन है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और 6th कार्बन यहाँ पर ये लिखा जाएगा CH2OH। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये वाला जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज है। मैं अल्फा डी ग्लूकोज की पहले स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अल्फा डी ग्लूकोज में OH राइट साइड पर है, OH राइट साइड पर है, राइट को ऐसे घुमा दो तो नीचे आ गया ना OH, OH नीचे H ऊपर। उसके बाद राइट साइड पर है OH, OH नीचे H ऊपर, H नीचे OH ऊपर है, OH नीचे H ऊपर है। देखो स्ट्रक्चर बन गई कि नहीं बन गई,
देखो स्ट्रक्चर बनी है कि नहीं। फोर्थ कार्बन पर OH नीचे है, ठीक है, सेकंड पर OH नीचे है, फर्स्ट पर OH नीचे है, और ये जो स्ट्रक्चर मेरी बनी है, क्योंकि OH, अब मैं इसको सीधा करूं, राइट साइड पर आ रहा है अल्फा, ठीक है। फारदेस्ट कार्ब स्टीरियो सेंटर पर D, राइट साइड पर OH था, अल्फा D प्लस ग्लूकोज है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहीं पे ही बीटा की स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब यहीं पर ही बीटा की स्ट्रक्चर बनाएंगे, और आप बना लेंगे। अब आपको मेरे हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये समझ लिया तो आप ये बना लेंगे। क्या करेंगे, पहले पायरन की तरह अरेंज करेंगे। ये आपने एक हेक्सागन बनाया, इस पर आपने डंडे लगाए, अब आप नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, छठे पे ऑक्सीजन आ गया तो छठे को यहाँ कर देते हैं, ठीक है, छठे पे ऑक्सीजन आ गया तो छठे को यहाँ पे कर देते हैं। 6th कार्बन मेरा क्या था, CH2OH था, पूरा ऐसे के ऐसे उतार दो, लिख दो। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पर OH है, लेफ्ट साइड पर OH है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर OH है, तो जब मैं इसको इधर जा रही हूं तो H नीचे आ रहा है, H नीचे आ रहा है, OH ऊपर, इधर OH नीचे आ रहा है, H ऊपर, H नीचे आ रहा है, OH ऊपर, OH नीचे आ रहा है, H ऊपर, OH लेफ्ट साइड पर है, दिस इज बीटा D पॉजिटिव ग्लूकोज। समझ में आ गए। दिस अल्फा D ग्लूकोज एंड बीटा D ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज फर्स्ट कार्बन C1 इज एनोमेरिक कार्बन, और इस एनोमेरिक कार्बन पर ही पोजीशन केवल चेंज हुई है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल डिट्टो सेम है, बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल सेम है। देखो मैं आपको ब्लू कलर से दिखा दूं, ये एनोमेरिक कार्बन था, एनोमेरिक कार्बन पर OH की पोजीशन चेंज है, बाकी सब जगह पोजीशन सेम है, तो अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। समझ आ गया। तो हमने कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी हैं आज ग्लूकोज के बारे में। हमने एनोमर्स पढ़ा है, एनोमेरिक कार्बन पढ़ा है, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर पढ़ी है, ग्लूकोपैरानोज स्ट्रक्चर देखी है, हॉवर्थ ने इसको एक्सप्लेन किया था तो इसको हॉवर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, और आपको स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ग्लूकोज का। इसके बाद हमारा बचा है फ्रक्टोज और बाकी के डाइसैकेराइड, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी और आपको पढ़ने में मुश्किल होगी, तो हम ब्रेक करके करेंगे। पहले हम अपने ग्लूकोज को खत्म करते हैं। तो आज आप ग्लूकोज को अच्छे से समझिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।